जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ऑलरेडी इस चैप्टर के 12 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। लास्ट प्रोसेस है ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। इसके बाद फिर नेक्स्ट एक और लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, इन सब डिसऑर्डर को भी हम कवर कर लेंगे ताकि एक कंसेप्ट बन जाए कि हाँ हमने फीमेल या मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड चीजें पढ़ रखी हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक केवल इसी कंडीशन में करिएगा अगर आपको पसंद आए तो ही करिए, अदरवाइज कोई जोर जबरदस्ती नहीं आपसे। ठीक है, तो देखिए बात करेंगे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन की। सबसे पहला हमारा टॉपिक है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन को हमने पिछली वाली क्लास में हमने समझा था कि किस तरीके से एक जो फीटस है वो इम्प्लांट होता है, फिर धीरे धीरे अपने आप को फीटस के रूप में डेवलप करता है। जब फुली मेच्योर बेबी हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है लगभग 9 मंथ में प्रेगनेंसी के, तब जाकर के अब यूट्रस में कंट्रैक्शन आना चालू हो जाता है। तो नए टॉपिक में आज हम जब पार्चुरेशन पढ़ेंगे तो क्या होता है, जब फुली डेवलप्ड फीटस होता है तो वो यूट्रस के चारों तरफ कंट्रैक्शन देता है थोड़ा सा, है ना, उसमें एक प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से एक माइल्ड यूटेराइन कंट्रैक्शन होता है। और वो जो छोटा सा यूट्रस का कंट्रैक्शन होता है फुली डेवलप्ड फीटस है, वो एक प्रकार से एक इजेक्शन रिफ्लेक्स का कार्य करता है, मतलब बाहर निकालने के लिए एक प्रकार का सिग्नल होता है। किसके लिए? हमारे ब्रेन के लिए। जैसे ब्रेन में सिग्नल जाता है तो फिर अब ब्रेन से एसोसिएटेड जो ग्लैंड होती है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ से निकलता है एक हार्मोन जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन डायरेक्ट ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है, ब्लड के माध्यम से यूट्रस की मसल्स के पास पहुंचता है जो मायोमेट्रियम होती है। उस मसल्स में बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है, फंक्शन करता है और मसल्स को कंट्रैक्ट करवाता है। जैसे कंट्रैक्ट करवाता है तो उसमें रेगुलर सीरीज वाइज, है ना, एक बार कंट्रैक्शन जोरदार होगा, फिर थोड़ी देर बाद रिलैक्स हो जाएगा, फिर कंट्रैक्शन जोरदार होगा, फिर रिलैक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से लगातार सीरीज ऑफ कंट्रैक्शन होते हैं जिसकी वजह से बेबी बाहर की तरफ एक्सपेल आउट होता है, मतलब बर्थ के लिए बाहर निकलता है। और इसी प्रोसेस को हम बर्थ भी बोलते हैं या फिर इसी प्रोसेस को हम पार्चुरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसी पार्चुरेशन के दौरान एक हार्मोन और रिलीज होता है, दैट इज रिलैक्सिन, जो ओवरी के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। अब ये रिलैक्सिन का बहुत बड़ा योगदान होता है जब भी पार्चुरेशन हो रहा होता है। देखो जो प्यूबिस सिम्फाइसिस होता है, सिम्फाइसिस, उसको रिलैक्स करने के लिए और साथ में जो लिगामेंट्स होते हैं उन लिगामेंट्स को रिलैक्स करने के लिए, या जो मसल्स हैं उनको थोड़ा सा और ज्यादा रिलैक्स करने के लिए, रिलैक्स बोले तो उनको थोड़ा सा डायलेट करने के लिए मदद कौन करता है? वही रिलैक्सिन मदद करता है। और साथ में जो भयंकर जो बार बार लेबर बोले तो जो यूट्रस का बार बार कंट्रैक्शन हो रहा है इसको हम लेबर बोलते हैं, यूट्राइन कंट्रैक्शन। तो ये लेबर है, तो बार बार जो लेबर है, लेबर की वजह से क्या होता है? भयंकर पेन होता है। तो उस पेन से रिलीफ दिलाने में भी कौन मदद करता है? यही रिलैक्सिन मदद करता है जो ओवरी के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। तो 2 हार्मोन्स हैं जो बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक है ऑक्सीटोसिन रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एंड सेकंड इज रिलैक्सिन रिलीज्ड बाय ओवरी ऑफ द फीमेल। ठीक है, 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। तो इस तरीके से पार्चुरेशन हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस एक और हमारी है, दूसरा जो लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क in the mammary gland in the later stage of pregnancy is called parturition। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं। ये नॉर्मली फीमेल में स्टार्ट नहीं होता, जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के जब लेटर स्टेज होते हैं तब उसके बाद फिर ये चालू हो जाती है। और फिर लास्ट में डिलीवरी के बाद भी 6 मंथ तक, 7 मंथ तक, या किसी किसी फीमेल में थोड़ा ज्यादा भी, हार्मोनल बैलेंस और बॉडी के न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी कैसी है, हेल्थ कैसा है उसका। तो वहां पे इस तरीके से मिल्क का प्रोडक्शन चालू रहता है, दैट मीन्स पार्चुरेशन चालू रहता है। पार्चुरेशन और ब्रेस्ट फीडिंग अलग होती है। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है? एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें माँ निप्पल के थ्रू, जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट के निप्पल के थ्रू बच्चे को दूध पिलाती है, वो ब्रेस्ट फीडिंग है। वहीं पे जो पार्चुरेशन है, पार्चुरेशन मिल्क के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो पार्चुरेशन है, एक स्पेशल प्रकार की जो सेल्स होती है, जो सेल्स का जो बंडल होता है, जिसको हम एक स्ट्रक्चर, जिसको हम एल्वेलाई के नाम से जानते हैं, जहां पे मिल्क प्रोड्यूसिंग यूनिट भी कहते हैं उसको, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है जो एल्वेलाई होती है। उस एल्वेलाई के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद अलग अलग डक्ट के माध्यम से वो धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलता है। इसके लिए हम ऑलरेडी जो जहां पे हम मेमोरी ग्लैंड पढ़े थे वहां पे हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो पार्चुरेशन क्या है? पार्चुरेशन समझ लिया हमने बात को। लैक्टेशन क्या है? इस बात को भी हमने समझा। लैक्टेशन सिर्फ मिल्क का प्रोडक्शन होता है, फिर उसको बाहर निकलना जो सब चीजें होता है।
जब भी मिल्क शुरुआती दौर में बेबी जब जन्म लेता है तो शुरुआती दौर का जो मिल्क होता है वो काफी गाढ़ा मिल्क होता है, ठीक है, येलोइश इन कलर होता है क्योंकि उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। काफी दिन का जो मिल्क होता है वो स्टोर रहता है, इसकी वजह से उसमें वाटर कंटेंट कम हो जाता है और मिल्क प्रोटीन ज्यादा हो जाती है। साथ साथ में उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज भी होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं उस बेबी की जो मतलब इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे IgA हो गया, IgM हो गया और IgG हो गया, इस तरीके जो एंटीबॉडीज हैं वो उसी मिल्क में पाई जाती हैं। तो उस मिल्क का नाम क्या है? उस मिल्क को हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे उसको शायद खीस बुलाते हैं, कहीं कहीं पे उसको तेली बोलते हैं, ठीक है, कहीं कहीं उसको प्योसरी के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जानवरों में ये सब चीजें निकलती हैं, ये ह्यूमन बींग में भी वही चीज है, वही मिल्क है। आप इसको किसी भी नाम से बुलाइए, है वही चीज। तो इंग्लिश में इसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो इस चीज को भी हमने समझा कोलेस्ट्रम क्या होता है। तो यही है आज का टॉपिक, मैंने पूरा समझा दिया है आपके सामने। पीछे की तरफ ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं फटाफट 1 बाय 1 करके समझा देता हूँ, पढ़ देता हूँ, ताकि आपको जो कंसेप्ट मैंने बोला है वो कंसेप्ट आपको लाइन बाय लाइन आपके दिमाग में फीड हो जाए। फर्स्ट है पार्चुलेशन की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, एक मिनट, डिलीवरी ऑफ फुली डेवलप्ड फीटस इज कॉल्ड पार्चुलेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पार्चुलेशन बोलते हैं। फीटस बोले तो ऑफस्प्रिंग या बेबी। नेक्स्ट पॉइंट है सिग्नल्स ऑफ पार्चुलेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। किसके द्वारा? ध्यान से सुनना, प्लेसेंटा और फुली डेवलप्ड जो फीटस होता है इसके द्वारा ही उसके लिए सिग्नल्स, जो पार्चुलेशन के जो सिग्नल्स होते हैं उसके लिए सिग्नल्स अराइज होते हैं या ओरिजिनेट होते हैं। इंक्लूडिंग द यूट्राइन कंट्रैक्शन कॉल्ड फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। फीटस को इजेक्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए एक रिफ्लेक्स एक्शन तैयार होना, ठीक है, क्या कहलाता है? फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, इट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। उस माँ के पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए ये जरूरी है। अगर ये नहीं हो रहा है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल्स। कहां पे एक्ट करता है? यूट्राइन मसल्स कॉजेज द स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शंस व्हिच इंटर्स स्टिमुलेट। जैसे थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन निकलेगा, जाकर के यूट्रस की मसल्स को कंट्रैक्ट करेगा, उस कंट्रैक्ट होने की वजह से फिर से एक सिग्नल जाएगा ब्रेन को कि और ऑक्सीटोसिन रिलीज करिए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी। तो इस वजह से क्या होता है? फर्दर ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है। दैट रिजल्ट्स इन द स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शन। जब बार बार ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो उतना कंट्रैक्शन का जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो तेज होती जाएगी ताकि बेबी आसानी से बाहर की तरफ एक्सपेल आउट हो सके। लीड्स टू एक्सपल्सन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल कौन बनाता है? सर्विक्स एंड वेजाइना की जो कैनाल होती है, सर्विकल कैनाल एंड वेजाइना कैनाल दोनों मिलकर के बर्थ कैनाल बनाती हैं। तो उसके थ्रू बच्चा बाहर आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्चुलेशन बोलते हैं। तो आशा करता हूँ पार्चुलेशन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिलैक्सिन वाला पॉइंट है। रिलैक्सिन इंक्रीजेस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो बोन होती है, जहां पे वो जुड़ा होता है, उसकी क्या कर देता? फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा सा बढ़ा देता ताकि आसानी से वो ब्रॉड हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है लिगामेंट्स, उसके बीच में जो लिगामेंट्स होते हैं, एंड आल्सो हेल्प्स द डायलेशन ऑफ यूट्राइन सर्विक्स। जो सर्विक्स होता है, यूट्रस का ही पार्ट सर्विक्स होता है, तो उसको भी डायलेट करवाता ताकि बच्चा बाहर की तरफ आसानी से एक्सपेल आउट हो सके। कॉल्ड ड्यूरिंग लेबर पेन। लेबर पेन बोलते हो मस्कुलर कंट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी। जैसे बर्थ हो जाता है बेबी का, उसके बाद क्या होता है? प्लेसेंटा एंड रिमेन्स ऑफ एम्बिलिकल कार्ड। बोले प्लेसेंटा होता है और बच्चे का जो नाड़ जोड़ी होती है, नाड़ बोलते हैं हिंदी में, या फिर उसको हम एम्बिलिकल कार्ड बोलते हैं इंग्लिश में। तो एम्बिलिकल कार्ड का अभी वाला बहुत सारा पार्ट मतलब फीमेल वेजाइना के अंदर अटैच होता है, यूट्रस के अंदर अटैच होता है। तो प्लेसेंटा साथ में क्या, जो एम्बिलिकल कार्ड का बचा हुआ पार्ट है वो, ठीक है, कॉल्ड एक्सपेल आउट बाय अ सीरीज ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शन। अभी भी देखो यूट्राइन कंट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये भी निकालना पड़ता है। जैसे गाय भैंस आपने देखा होगा, अमर बोलते हैं, बोले जब बाद में प्लेसेंटा निकलता है, ठीक है, उसमें ढेर सारा मतलब झिल्लियां होती हैं, ठीक है, या मेम्ब्रेन्स होती हैं, थैली होती है, वो सब क्या होता है? जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा का पार्ट होता है। तो इसी प्रकार से फीमेल बॉडी में, ह्यूमन फीमेल बॉडी में भी बाहर निकलता है। दीज स्ट्रक्चर्स आर रिफर्ड एज द आफ्टर बर्थ। इसको हम क्या बुलाते हैं बेटा? आफ्टर बर्थ के नाम से जानते हैं। प्रोसेस को भी बोलते हैं आफ्टर बर्थ, और जो स्ट्रक्चर निकलता है उसको भी हम आफ्टर बर्थ के नाम से बुलाते हैं, कि बर्थ के बाद जो भी कुछ होता है उसको हम आफ्टर बर्थ बोल देते हैं। अब नेक्स्ट है लैक्टेशन। जैसे बर्थ हो जाता है तो अब नई प्रोसेस जो चालू होती है वो लैक्टेशन। हालांकि इस लैक्टेशन पहले ही बर्थ के पहले ही चालू हो चुकी होती है ना, 1 महीने पहले, 15-20 दिन पहले ऐसे चालू हो जाती है। तो लैक्टेशन क्या होता है? द मेमरी ग्लैंड्स of the female starts producing milk at the end of pregnancy by the process called
लैक्टेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लैक्टेशन बोलते हैं, या इसी को दूसरी भाषा में अगर परिभाषित करें, द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द मेमोरी ग्लैंड ऑफ फीमेल बॉडी इन द लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड लैक्टेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टेशन के नाम से जानते हैं। तो आशा करता हूँ आपको लैक्टेशन समझ में आया होगा। द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज, शुरुआती दौर में जो मिल्क निकलता है जिसको मैंने कोलोस्ट्रम बताया था आपको, ठीक है, वही पॉइंट है, ठीक है। डेज ऑफ द लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। व्हिच कंटेन्स एंटीबॉडीज, उसके अंदर क्या होती है? बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, एसेंशियल फॉर द न्यूबॉर्न बेबीज। कौन कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं? जैसे आईजीजी, आईजीएम और आईजीए। आईजी मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन, तो इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन एम एंड इम्यूनोग्लोबिन ए आर फाउंड इन द कोलेस्ट्रॉम। ये कोलेस्ट्रॉम में पाई जाती है। अब ये किस तरीके से कार्य करती है इनके बारे में बात करेंगे। देखो, फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी, जो आईजीजी है ये क्या करते हैं? जो भी ब्लड में अगर बाय चांस उस बेबी के ब्लड में कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स या कोई ऐसा हो सकता है डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म पहुंच गया है, तो उस डिसीज कॉजिंग पैथोजन को, ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करके ब्लड के अंदर आईजीजी काम करेगा। वहीं पे आईजीएम जो होता है, तो आईजीएम क्या करता है? ये एक प्रकार से बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया को एंट्री, ब्लड में एंट्री करने से रोक देता है। जितने भी जो बीजाणु होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनको ब्लड में एंट्री करने से ही रोक देता है। तो ये प्रकार क्या करता है? पहला, दूसरा, फर्स्ट वाला पॉइंट बात करेंगे। देखो, आईजीजी अगर तब काम करेगा जब कोई भी पैथोजेंस कहां पे पहुंच चुका? ब्लड में पहुंच चुका हो, तो ब्लड में पहुंचने के बाद वो मारने का काम करेगा। वहीं पे जो आईजीएम है वो क्या करेगा? ब्लड में पहुंचने से ही रोकने का काम करेगा। जैसे बैक्टीरिया वगैरह अगर कोई ब्लड में जाना चाहता है तो उसको पहले ही मार देगा, ब्लड में पहुंचने ही नहीं देगा। और उसके और एक और पहले पॉइंट है, ठीक है, आईजीए क्या काम करता है? देखो, इट एक्ट्स ऑन द मेम्ब्रेन लाइनिंग द वेरियस हॉलो ऑर्गन्स, मतलब ऐसे अंग जो खोखले अंग होते हैं, जैसे हमारे नाक हो गया, कान हो गया, मुंह हो गया, आंख हो गया, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, जैसे वेजाइना हो गया फीमेल बॉडी में, या फिर मेल बॉडी में पेनिस हो गया। ये जो ओपन ऑर्गन होते हैं, अंदर की तरफ होलो ऑर्गन्स होते हैं। तो ये ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जहां से कोई भी पैथोजेंस की एंट्री होने की संभावना ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो इनर लाइनिंग होती है, जो होलो ऑर्गन, माउथ का होलो ऑर्गन पार्ट है, तो उनमें कौन एक्ट करता है? आईजीए एक्ट करता है, ताकि आसानी से पैथोजेंस को वहीं पे किल किया जा सके। तो जब पहले ही होलो ऑर्गन्स में किल कर देगा तो सबसे पहले कौन एक्ट करेगा? आईजीए काम करेगा, होलो ऑर्गन में किल करने का काम करेगा। बाई चांस यहाँ से भी बच करके और आगे बढ़ गया तो ब्लड में एंट्री करने से, मालूम हमारे म्यूकस में चला गया, हमारे बॉडी फ्लूइड में चला गया, तो बॉडी फ्लूइड बोले तो दूसरा ब्लड को छोड़कर दो बाकी फ्लूइड है, ठीक है। तो वहां पर भी अगर बाई चांस पहुंच गया तो वहां से भी अब इसको कौन रोकने का काम करेगा? ब्लड में जाने से कौन बचाएगा? बोले आईजीएम बचाएगा। और बाई चांस ये दोनों नहीं बचा पाए तो लास्ट में अगर ब्लड के अंदर भी कोई इस तरीके का पैथोजन पहुंच जाता है तो आईजीजी जो होता है वो क्या करता है? ब्लड के अंदर ही उनको किल कर देता है। तो इस प्रकार से ये जो कोलेस्ट्रॉम में पाई जाने वाली जो एंटीबॉडीज होती हैं, ये बेबी के अंदर उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का कार्य करती हैं। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। तो डिसऑर्डर्स पढ़ने वो जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं समझाऊंगा। तो चैप्टर आपसे आज से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम थोड़ा सा डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, फिर और सेकंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी चैप्टर हैं अभी जो हमने लास्ट वाले पार्ट पढ़ा है, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाला जितने भी इवेंट्स पढ़े हैं, इनके आधार पे कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे क्वेश्चंस, और साथ साथ में होल चैप्टर के भी क्वेश्चंस बात करेंगे, जिसमें नीट में कितने क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं हैं, कौन कौन से पिछले साल में आए हुए क्वेश्चंस हैं, लास्ट 7 ईयर्स के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं लगातार। तो आप अगर वीडियो में आए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और आगे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।